हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रिया और आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर ही। तो अगर आपने वो नहीं समझी हैं, वो नहीं देखी हैं, तो गो चेकआउट दोज वीडियोस। जिससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बनी रहेगी हमारे टॉपिक्स को कंटिन्यू समझने के लिए। ओके, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के बारे में। अगर इस टॉपिक को पढ़ना है तो हम देखेंगे कि हमें पहले समझना है कि भाई ये जो टॉपिक आया है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, ये एक्चुअल में क्यों आया है, क्या है इंट्रोडक्शन इसका। फिर हम इनके जो वर्ड्स हैं इनको पिक करेंगे और उनको समझने का कोशिश करेंगे वन बाय वन। जैसे कि डिस्क्रिशन क्या होता है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, और क्या ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की। ओके, क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि स्टेट जो थी वो 2 तरीके से रन होती थी। एक तो लेजिस्लेटिव स्टेट होते थे, एक पुलिस स्टेट होते थे। ये दोनों स्टेट क्या हो गए, वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गए। अब लेजिस्लेटिव स्टेट क्या होते हैं, पुलिस स्टेट क्या होते हैं। तो लेजिस्लेटिव स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है उसका इंटरवेंशन बहुत ही कम होता है। वहीं पर अगर हम बात करें पुलिस स्टेट की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज होता है। लेकिन जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन अ बैलेंस मैनर होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर फंक्शनिंग ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा फील्ड्स में आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको स्कोप इनलार्ज करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का फंक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है ना। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की, क्या होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेट करती हैं लॉज को जो इनेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, इसीलिए इनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। ये क्या है, एक तरीके के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इनके पास क्या होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं। डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट के फंक्शन इंक्रीज हो चुके हैं। डिस्क्रिशनरी टर्म को हम समझेंगे, अभी बस ये समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो रहती हैं उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। इट ऑल्सो इनेक्ट लेजिस्लेशन when the legislative are delegate to its legislature and also interpret law through administrative tribunal। तो क्या बोला गया है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये लॉज को इनेक्ट भी करेंगे जब डेलीगेट की जाएगी लेजिस्लेटिव की पावर लेजिस्लेशन के द्वारा। ठीक है, क्या बोला गया, जब लेजिस्लेचर अपनी पावर को डेलीगेट कर देगी। डेलीगेट मतलब आप किसी और को दे रहे हो। ठीक है, तो डेलीगेट कर दी पावर, अपनी लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेचर के पास है और वही पावर उसने किसी दूसरे पर्सन को दे दी। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डेलीगेट करना। और किसको देते हैं वो, इस एग्जीक्यूटिव को, इस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को देते हैं। जैसे कि आप अगर मार्वल के फैन होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हमारा अमेरिकन कैप्टन अमेरिका थे, उन्होंने अपनी पावर, अपनी जो सील थी उसको डेलीगेट कर दिया था दूसरे पर्सन को, है ना। तो जो सील थी, सील्ड के लिए ही जो कैप्टन अमेरिका थे वो जाने जाते थे। अब कैप्टन अमेरिका ने अपनी सील्ड ही दे दी। जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाने के लिए जाना जाता है, अब उसने अपना लॉ ही क्या कर दिया, लॉ बनाने की पावर को ही डेलीगेट कर दिया, किसी दूसरे पर्सन को दे दिया। ठीक है, तो यही बताया गया। और साथ में क्या होता है, जब जुडिशरी वाला जो रोल होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव करने लगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के थ्रू। तो यही बोला गया है कि जो इतना सारा बर्डन जब आ जाएगा किस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पर, तो उन्हें डिस्क्रिशनरी पावर की नीड होगी। रिलैक्स रिलैक्स, समझेंगे हम डिस्क्रिशनरी पावर को समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमें बस ये समझ में आया कि जो लेजिस्लेचर थे, जो पुलिस स्टेट थे, उनसे क्या हुआ, वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हुए, जिसकी वजह से हमारे जो गवर्नमेंट के फंक्शन थे वो इंक्रीज हो गए। गवर्नमेंट के फंक्शन इंक्रीज हुए यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी उनका काम भी बढ़ गया। क्यों, क्योंकि लेजिस्लेटिव ने क्या कर दिया, अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया, है ना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स थे वो भी क्या करने लगे, लॉज को इंटरप्रेट करने लगे लाइक कोर्ट। क्यों हो रहा था वैसे एक्चुअल में ऐसा, अगर बात करो, जब ज़्यादा फंक्शनिंग हो गई गवर्नमेंट की तो हर फंक्शनिंग पर उन्हें लॉज बनाने पड़ेंगे। लेजिस्लेटिव इतनी कैसे कैपेबल हो जाएगी कि वो हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को कवर कर ले और हर चीज़ पर लॉ बना दे। तो क्या करती है, वो छोटे छोटे जो टॉपिक्स रहते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दे देती है, डेलीगेट कर देती है कि भाई आप क्या कर दो, लॉज बना दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
तो अब इनको क्या कर दिया गया है, डेलीगेट कर दी गई है पावर। अब जब डेलीगेट कर दी गई है पावर तो इनको क्या की जाती है, साथ में डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है। क्या होता है डिस्क्रिशनरी पावर, हम आने वाले स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम इन टोटल ये कह सकते हैं कि भैया कि जो जितनी भी पावर हैं वो कंसंट्रेट हो गई, इकट्ठी हो गई, किसके, एक ही हाथ में हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन के एक हाथ में सारी पावर हो गई इकट्ठी, लेजिस्लेटिव की, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की भी, यानी कि सारी पावर एक साथ एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ चुकी है। अब हम समझेंगे कि डिस्क्रिशनरी क्या होता है, डिस्क्रिशन क्या होता है। अगर हम इन नॉर्मल टर्म्स बोले तो हम बोल सकते हैं टू डिसाइड योर सेल्फ। क्या बोला, टू डिसाइड योर सेल्फ, खुद से डिसाइड करना, टू डिसाइड। एक्चुअली ये पेन ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है। डिसाइड योर सेल्फ, ठीक है, यही मतलब है खुद से क्या कर लेने का, खुद से चीज़ों को डिसाइड कर लेने का। आपके पास ये पावर है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो। कब करोगे, जब आपके पास इस चीज़ के बारे में कुछ भी लॉज नहीं है, आपको कुछ भी गाइड नहीं किया है कि कैसे काम करना है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं ये BNSS, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें बताया गया है कि पुलिस को क्या क्या करना है। पुलिस को जब है ना एक्यूज को अरेस्ट करना है तो क्या क्या एक्शंस लेने हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, उसको पूरा गाइड किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है भैया पुलिस, ठीक है, उसको पूरा गाइड कर दिया आपको ऐसे 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 करना है। लेकिन इन केस ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पर जिससे रिलेटेड कोई भी लॉ में कुछ भी नहीं दिया, तो वहां पर उसके पास एक डिसाइड करने की पावर दे दी कि आप खुद से डिसाइड कर लो क्या सही है क्या गलत है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लो, है ना। समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई गेस। तो यहाँ पर बताया गया है, अगर कोक के अकॉर्डिंग बात करें, उन्होंने डिस्क्रिशन को कैसे समझा है, उन्होंने बोला कि डिस्क्रिशन एक साइंस है, एक अंडरस्टैंडिंग है। किस चीज़ के लिए, टू डिसाइड बिटवीन फॉल्सिटी एंड ट्रुथ, ट्रुथ और फॉल्सिटी के बीच में डिसाइड करो, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ये डिसाइड करने की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये डिसाइड करने की जो साइंस है, जो कला है, ठीक है। साइंस मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं नॉलेज, स्किल, ठीक है। राइट और रॉन्ग के बीच में डिसाइड करने की, शैडो और सब्सटेंस के बीच में डिसाइड करने की, मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है और जो नहीं कर रहा है। शैडो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, सब्सटेंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो जो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है, जो नहीं कर रही है, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको समझना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, डिस्क्रिशन कहलाता है। वो नॉलेज जिससे आप सही गलत में अंतर कर पा रहे हो, है ना, वो नॉलेज जिससे आप ट्रुथ और फॉल्सिटी में अंतर कर पा रहे हो, वो नॉलेज जिससे आप शैडो और सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो। ओके, ये कोई भी विल नहीं है और कोई भी प्राइवेट अफेक्शन नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपकी बस मर्जी की इसलिए आपने ऐसा सोचा, ठीक है। मर्जी नहीं होती, प्राइवेट ओपिनियन जैसा कुछ नहीं होता, प्राइवेट अफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है कि आपका किसी से अगर लगाव है तो आपने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर ली। जैसे मान के चलो मेरी मेरी फ्रेंड ने बोल दिया कि भाई ये सही है वो गलत है, तो प्राइवेट अफेक्शन के चलते मैंने भी वैसा ही मान लिया कि अरे मेरी फ्रेंड गलत क्यों बताएगी मुझे और ये सही है ये गलत है करके मैंने मान लिया। तो नहीं, ऐसा नहीं होता डिस्कशन। डिस्कशन आपकी खुद की समझ होनी चाहिए, समझ, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपने किसी और के कहने पे, आपकी अपनी समझ तो होनी चाहिए ना, कुछ सही गलत में अंतर करना आना चाहिए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिशन बोल रहे हैं, है ना। जब आपको आपको गाइड किया गया, पुलिस को गाइड किया गया कि आपको ये एक्शन लेने हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं बताई गई। अब कुछ चीज़ें नहीं बताई गई तो वहाँ पर आप क्या करोगे, ये चीज़ें आप खुद डिसाइड करो, ठीक है। क्या सही है और क्या वहाँ पर करना गलत है, ये आप डिसाइड करो। यही क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है ना। तो सुसन्ना शार्प वर्सेस बेकफील्ड के केस में लॉर्ड्स हेल्सबरी ने बताया था कि डिस्क्रिशन मीन्स व्हाट इज सेड दैट समथिंग इज टू बी डन विद द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी। अगर कुछ भी ऐसा कहा जाता है कि ये अथॉरिटीज ने उसके डिस्क्रिशन पे किया है, दैट समथिंग इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ जस्टिस एंड रीजन, तो वो कैसे होना चाहिए, वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ जस्टिस एंड रीजन। अगर आप कुछ बोल रहे हो कि ये सही है ये गलत है ये मेरी समझ है, तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, कोई लॉ ऑफ जस्टिस होना चाहिए, कोई अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही बताया है सुसन्ना शार्प वर्सेस बेकफील्ड के केस में लॉर्ड्स हेल्सबरी ने।
उन्होंने बोला ये कोई प्राइवेट ओपिनियन नहीं होता, ये कोई ह्यूमर नहीं होता, जबकि ये एक लॉ होता है। ये कोई आर्बिट्री एक्शन नहीं होता, वेग नहीं होता और फैंसीफुल नहीं होता। ये एक लीगल चीज़ें होती हैं। मतलब कि आर्बिट्री मतलब अपनी मन मर्जी, बिना कोई रीज़न के बस मन किया, वो नहीं है ऐसा। वेग मतलब गलत, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो अनक्लियर है, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं होता डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम रीजंस के साथ होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ना कि प्राइवेट ओपिनियन। फैंसीफुल लग रहा था, ये सही लग रहा था बस मुझे दिखने में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो दिस इज व्हाट अबाउट डिस्क्रिशन। आई गेस आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमें समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास क्या होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अब उनके फंक्शन बहुत ज़्यादा आपने कर दिए हैं। अब जब फंक्शन कर दिए हैं तो उन्हें थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है कि भाई आप डिसाइड कर लीजिए खुद कि क्या सही है और क्या गलत है। अब क्या बताया है कि जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या, अगर हम बात करें टॉपिक क्या है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे जुडिशियल रिव्यू होना, है ना। यानी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करते हुए किसी भी मैटर को डिसाइड किया है, तो वहाँ पर कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू लेने की पावर है। यही है हमारा टॉपिक कि भाई जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये समझना है हमें। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट की पावर कि वो रिव्यू कर सके किसके एक्शन, एक्शन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, अदर ब्रांचेस। अदर ब्रांचेस में क्या आएगा, लेजिस्लेटिव आ सकता है, हमारा एग्जीक्यूटिव आ सकता है। यानी कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि जो हमारी कोर्ट्स रहते हैं ये क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने की पावर है हमारे कोर्ट के पास। अगर मान के चलिए लेगिस्लेचर ने कोई भी ऐसा लॉ बना दिया जो इनवैलिड है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसको देखें तो वो इनवैलिड लगता है, ठीक है ना। बियॉन्ड द पावर ऑफ, बियॉन्ड द लिमिट, वो अगर लॉज बनाए गए हैं तो उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है हमारी कोर्ट। सिमिलरली अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई फंक्शन करता है जो कि उसके पावर में नहीं आता, तो वहां पर भी कोर्ट एक्शन ले सकती है। यानी कि अदर ब्रांचेस के अगेंस्ट एक्शन लेने का, रिव्यू करने का पावर है हमारे जुडिशरी के पास, ठीक है। यानी कि कोर्ट जो है वो इनवैलिडेट कर सकती है लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गया, वो सारे एक्शंस को इनवैलिडेट करने की पावर है हमारे कोर्ट्स के पास, और उसी को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ओके, अब जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में बताया गया था कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि किसी के पास भी पावर नहीं है, नॉट इवन इन द हैंड ऑफ लेगिस्लेटिव, ठीक है। लेगिस्लेटिव के पास भी पावर नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट से ले, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यानी कि जो भी एक्शन, जो डिस्क्रिशनरी पावर हो रही है, जो यूज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है। ओके, आई गेस टॉपिक प्रॉपर समझ में आ गया होगा। जुडिशियल रिव्यू क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या है, क्यों ये अराइज हुआ, ये सब हमने समझ लिया। अब हमें समझना ये है कि भाई नीड क्यों पड़ी, ठीक है। नीड, एक नीड हमने पढ़ ली कि भाई एग्जीक्यूटिव के फंक्शन इंक्रीज हो गए थे इसलिए हमने कर लिया, ठीक है। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो अगर हम बात करें नीड्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की नीड्स क्या है, तो पहला है एड्रेसिंग अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्या एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं वो अनसर्टेन चीज़ें, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो कि कोर्ट ने डिफाइन ही नहीं की। क्या होता है कि कोर्ट जो लेगिस्लेचर ने अपने लॉ में डिफाइन ही नहीं किया, उन चीज़ों को टैकल करना, उन अनसर्टेनिटी को एड्रेस करना, उन कॉम्प्लेक्सिटी को टैकल करना, ये काम है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे मान के चलो एक लॉ है, ये एक्चुअल में एक केस लॉ है, अभी मुझे उसका नेम नहीं याद आ रहा। एक्चुअल में केस में ऐसा था कि एक लॉ था जिसमें एक वर्ड था स्टॉप, ठीक है। क्या बोला गया उसमें, उस लॉ में ये बोला गया कि जब आपने कोई भी एक्सीडेंट किया है, मोटर व्हीकल एक्ट का है, ठीक है। जब किसी भी गाड़ी ने किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया, तो जिस गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है उसको वहां पर रुकना पड़ेगा, और रुकने के लिए स्टॉप वर्ड यूज किया गया था
कि वहाँ पर आपको उस जगह पर रुकना पड़ेगा, आप नहीं वहाँ से भाग सकते। बेसिकली ये रूल था, ठीक है। अब ये लॉ है, ये बना दिया गया। क्या ये सारी सिचुएशन को कवर कर लेगा, हर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कवर कर लेगा? ये तो वाइड तरीके से आपने बोल दिया, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल लें, जैसे कि बोला गया एक केस था स्मिथ वर्सेस ह्यूज के केसेस में बात करें हम, तो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर? जो प्रोस्टिट्यूट होते थे लंदन में, प्रोस्टिट्यूट जो हुआ करती थी, वो क्या करते थे, वो लोगों को सॉलिसिट करते थे, मतलब कि एक तरीके से लुभाना, जिसके लिए हम बोल सकते हैं, कोशिश करते थे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और उनका काम चले, ठीक है। तो अब क्या होता था, इस वजह से लंदन की उस स्ट्रीट पे मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो एक एक्ट आया, स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट 1959 में आया था। कब आया था? 1959 में एक एक्ट आया, स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट, उसी टाइम पर वहां पर, ठीक है। तो क्या हुआ, अब उस एक्ट में यह बता दिया गया कि आप ना रोड पर आकर किसी को भी सॉलिसिट नहीं करेंगे, ये इलीगल है, इलीगल कर दिया गया। अब ये इलीगल कर दिया, तो प्रोस्टिट्यूट एक दिन क्या कर रही थी, विंडो पर, अपनी बालकनी की विंडो पर खड़े होकर वही काम कर रही थी, ठीक है। सॉलिसिट कर रही थी लोगों को, जो भी वहां से आ जा रहे थे, ठीक है। तो अब वहां पर क्या हुआ, वहां पर उसके अगेंस्ट केस कर दिया गया, अगेंस्ट केस कर दिया गया। तो वहां पर जो इसके अगेंस्ट केस किया, उस डिफेंडेंट ने बोला कि भाई ऐसे कैसे आपने कर दिया केस, मैं तो रोड पर थी भी नहीं, ठीक है। तो अब ये लॉ जो था वो काफी वाइड था, कि भाई उनका पर्पस फिर क्या किया गया, बाद में डिफाइन किया कोर्ट ने, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम नहीं बता रहे, एक तरीका बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, लॉज प्रॉपर नहीं होते, वाइड होते हैं वो। उन कॉम्प्लेक्सिटी को टैकल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेती है, ठीक है। वहां पर उसको डिस्क्रिशनरी पावर की नीड हो जाती है। ओके, आई गेस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर हम इस स्टॉप वाले के एग्जांपल लें, तो यहाँ पर बस ये था कि भाई स्टॉप करने का बोला था, तो एक टाइम ऐसा ही हुआ कि एक व्हीकल का दूसरे व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हुआ, वो चला गया वहां से, ठीक है। चला गया, तो कोर्ट में जब है ना इसके अगेंस्ट केस हुआ, तो कोर्ट में ये बोला उस पर्सन ने, डिफेंडेंट ने, कि मैं वहां पर 2 मिनट तो रुका था, आपने बस स्टॉप बोला था ना, तो कितनी देर स्टॉप, ये तो आपने डिफाइन ही नहीं किया था, तो मैं 2 मिनट रुक गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको फिर क्या करना पड़ता है, पर्पस ढूंढना पड़ता है कि एक्चुअल में ये लॉज क्यों बनाए गए एंड ऑल। तो यही चीजें हैं कि आपको फिर वो नॉलेज, अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि आखिर लॉ बनाया क्यों, ठीक है, ये चीज़ों के पीछे क्या रीज़न था। तो उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको रीजनल और अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक डिसीजंस। डायनेमिक डिसीजंस क्या है, कि भाई टाइम के साथ क्या हो रहा है, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, कंडीशंस, सब क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, है ना। और जो हमारे लॉज वगैरह होते हैं वो काफ़ी ओल्ड होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, वो सारी चीज़ों को उस अकॉर्डिंग टैकल नहीं कर पाते, तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करती हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, सिमिलर केस है कि कभी कभी इंडिविजुअल के राइट को लेकर प्रॉपर लॉज नहीं बनाए जाते, सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं कि लॉज उसके अकॉर्डिंग नहीं होते, ठीक है। तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन होते हैं, उनके पास पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि भाई आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो फेयर मैनर में और जस्ट मैनर में, फेयर एंड जस्ट तरीके से क्या करोगे, डिसीजंस लोगे, जिससे कि इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट है इनेबलिंग स्पेशलाइजेशन। क्या होता है, हमें पता है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, हमने ये टॉपिक पढ़ा भी था, हमने पढ़ा था कि जजेस जो होते हैं वो लॉज में एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लॉ की उन्हें प्रॉपर नॉलेज होती है। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में बात करते हैं, वो जो मेंबर्स होते हैं, जो उसको हेड कर रहे होते हैं, जो जज की तरह वहाँ पर बैठे होते हैं, वो स्पेशलाइज होते हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे कि इन्वायरमेंट के में हो गए या फिर हेल्थ केयर के में हो गए। तो वहाँ पर वो अच्छे से फेयर एंड जस्ट तरीके से डिसीजंस दे पाते हैं, जो कि अलाइन होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक
एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड हमने यहाँ पर पढ़ा कि जुडिशियल रिव्यू का कैसे नीड होता है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 आई गेस पार्ट 3 भी कवर कर सकते हैं इससे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड टॉपिक। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। एंड इफ़ यू डोंट सी यट, आपने मेरी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, देन प्लीज़ गो चेक आउट ऑल दोज वीडियोस। थैंक यू।